सवाल यह है कि क्या आप जानते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगाते हैं? दरअसल उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन से पीएचडी की है और इसलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाता है। यानी वो पीएचडी वाले डॉक्टर है, ना कि मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर। लेकिन आजकल वो इलाज भी कर रहे हैं और गजब का इलाज कर रहे हैं, यकीन मानिए। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर आजकल पश्चिमी देशों की हिपोक्रेसी का इलाज कर रहे हैं। वो पश्चिमी देशों के इस माइंडसेट का इलाज कर रहे हैं कि यूरोप्स प्रॉब्लम आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। और जाहिर सी बात है, इलाज का उनका तरीका पश्चिमी देशों को पसंद तो नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी ये देश कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर उन्हें कड़वी दवा पिलाने को मजबूर हो जाते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के इलाज का ताजा उदाहरण यूरोपीय यूनियन का है। यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति विभाग के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने रूस से तेल खरीदने को और फिर उसे यूरोप को वापस बेचने के मुद्दे पर भारत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मंगलवार को फाइनेंशियल टाइम्स में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईयू को भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है और फिर उसे रिफाइन करके दोबारा यूरोप को ही बेच देता है। और इस वजह से ईयू ने रूस के तेल पर जो प्रतिबंध लगाया है वो नाकाम साबित हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भारत के रूस से तेल खरीदने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत रूस के तेल को रिफाइन करने का जो सेंटर बनता जा रहा है और वो रूस से सस्ता तेल खरीदकर उससे बने रिफाइंड प्रोडक्ट हमें भी बेच रहा है, तो फिर हमें कदम उठाने होंगे। जोसेफ बोरेल का यह बयान ऐसे वक्त में आया जबकि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूरोप दौरे पर हैं, ताकि भारत और ईयू के बीच आर्थिक साझेदारी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ी संभावनाएं तलाशी जा सके। इन्हीं मुद्दों को लेकर वो विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मीटिंग कर चुके हैं और वो चाहते तो इस मुद्दे को बैठक में उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और मीडिया में इंटरव्यू देकर भारत के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। अब बारी डॉक्टर एस जयशंकर की थी और इस बार भी उन्होंने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्टर ने उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने सिर्फ उस रिपोर्टर को ही नहीं, पूरे यूरोपीय यूनियन को ही आईना दिखा दिया। उन्होंने क्या कहा, एक बार आप खुद सुनिए। Mr. Borrell is not here today, not here now, but he was in the meeting, and he told the Financial Times before the meeting that the EU should be putting sanctions on refined oil products from India using Russian oil. I just wondered what the response of the minister was. Thanks. Well, you're right. Mr. Borrell is not with us now, but I really don't see the basis for your question because my understanding of the Council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. डॉक्टर एस जयशंकर ने सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, यूरोपीय यूनियन को उसी के बनाए नियमों की याद भी दिला दी। दरअसल उन्हें इस सवाल की उम्मीद थी, इसलिए वो अपने साथ यूरोपीय काउंसिल रेगुलेशन की कॉपी भी लेकर गए थे और उन्होंने सबके सामने ही जोसेफ बोरेल के बयान की धज्जियां उड़ा दी। इस दौरान उन्होंने यूरोपीय काउंसिल रेगुलेशन के आर्टिकल 833/2014 का जिक्र किया। इसी का जिक्र उन्होंने अभी किया था और ईयू ने यह रेगुलेशन वर्ष 2014 में क्राइमिया पर रूस के कब्जे के बाद तैयार किया था और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर रूस का कच्चा तेल किसी दूसरे देश में रिफाइन होता है तो फिर उसे रूसी तेल नहीं माना जाएगा और वो उस देश का ही उत्पाद माना जाएगा जहां उसे रिफाइन किया गया है। यह लिखा हुआ, इसलिए वो दस्तावेज लेकर इस सवाल का जवाब देने मौजूद थे। सिर्फ यूरोपीय काउंसिल ही नहीं, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के टेक्निकल इंफॉर्मेशन ऑन रूल ऑफ ओरिजिन में भी यही कहा गया है। यानी अगर यूरोपीय यूनियन के ही नियमों की माने तो भारत यूरोप का जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल उन्हें बेच रहा है वो भारत का अपना है, रूस का नहीं।
और इसलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस जवाब के बाद ईयू के नेताओं को समझ में आ गया कि उन्होंने गलत व्यक्ति से गलत जगह पंगा ले लिया। इसलिए उनका जवाब देते ही ईयू की वाइस प्रेसिडेंट ने सफाई पेश की और कहा कि ईयू का मकसद भारत पर उंगली उठाना नहीं है, वो तो बस भारत के साथ खुले दिल से संवाद करना चाहता है, इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। यानी असलियत तो ये पश्चिमी देश भी जानते हैं, बस ये अपना माइंडसेट बदलने को तैयार नहीं है। हमको समझना होगा कि हम रूस से कच्चा तेल लेते हैं, हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास मॉडर्न रिफाइनरीज हैं, वहाँ हम उनका रिफाइनिंग उसकी करते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, टर्बाइन फ्यूल, तमाम चीज़ें बनाते हैं और पूरी दुनिया को 106 देशों को हम बेचते हैं। उसमें यूरोप भी शामिल है। यूरोप हमसे इसलिए ले रहा है क्योंकि जो रिफाइनिंग कैपेसिटी उनके पास तो ज़्यादा है नहीं, उन्होंने तमाम अपनी रिफाइनरीज तो बंद कर दी कि इससे प्रदूषण होता है, तो लिहाजा वो तो आयात करते हैं। पहले रूस से करा करते थे, अब रूस से नहीं लेना चाहते तो भारत से लेते हैं। अब समझने की बात यह है कि एक रिफाइनरी के अंदर जब रूस तेल आता है, इतनी बड़ी रिफाइनरी होती है, हम 40 देशों से तेल आयात करते हैं, 40। अब उसको रिफाइनरी में चला जाता है, वो उसके साफ होकर के उससे पेट्रोल डीजल बनता है। अब इनसे ये पूछे यूरोपियन यूनियन से कि जो उसका मॉलिक्यूल है, जो अणु है तेल का, पेट्रोल का, डीजल का, जो हम बेचते हैं, जो यूरोप खरीदता है, कहाँ से आप पता करेंगे कि ये इसमें अमेरिका का तेल है या रूस का तेल है या सऊदी अरब का तेल है या कुवैत का तेल है या ओमान का तेल है या नाइजीरिया का तेल है? कैसे पता करेंगे? क्योंकि हम तो तमाम देशों से मंगाते हैं और उसके अंदर जो है वो ऐसी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल अवैज्ञानिक मुझको लगती है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर यूरोप को आईना दिखाया। इससे पहले स्लोवाकिया में हुए ग्लोबसेक 2022 फोरम में भी उन्होंने यूरोप को खरी खरी सुनाई थी और उस वक्त जब उनसे रूस से तेल खरीदने के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने जो जवाब दिया था उसने यूरोप के दोहरे चरित्र की पोल खोल कर रख दी थी। आज हम आपको उनका वो बयान एक बार फिर से सुनाना चाहते हैं, सुनिए। At energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही पश्चिमी देश भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने पहले ही दिन ये स्पष्ट कर दिया, ये साफ कर दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा और वही करेगा जो उसकी जनता के हित में होगा। और इसलिए भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद तो नहीं किया बल्कि अपना इंपोर्ट यानी आयात और बढ़ा दिया। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत अपनी जरूरत का 60% कच्चा तेल अरब देशों से खरीदता था, जबकि रूस से सिर्फ 2% तेल ही आयात किया जाता था। लेकिन 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई। मार्च 2022 में अमेरिका और यूरोप ने रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से मार्च 2022 में कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $140 प्रति बैरल के स्तर पर भी पहुंच गई। और आप जानते ही होंगे कि भारत कच्चे तेल के लिए आयात पर ही निर्भर है, यानी इंपोर्ट पर ही डिपेंड करता है और हम अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं यानी आयात करते हैं। कच्चे तेल की बड़ी कीमतों की वजह से भारत के खजाने पर बुरा असर पड़ रहा था। ऐसे में जब रूस ने भारत को कम कीमत में कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दिया तो भारत ने भी इसे हाथों हाथ लिया। 2021-22 में भारत ने रूस से करीब 18,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीदा था, जबकि युद्ध शुरू होने के बाद 2022-23 के शुरुआती 6 महीनों में ही भारत ने रूस से 89,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीद लिया। भारत रूस से तेल ना खरीद सके इसके लिए अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों ने भारत पर काफी दबाव भी बनाया। यहां तक कि दुनिया के 7 ताकतवर देशों के समूह G7 ने रूस से तेल खरीदने पर प्राइस कैप भी लगा दिया, लेकिन भारत किसी के दबाव में नहीं आया और वो रूस से आज भी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। और इसी वजह से अब दुनिया में भारत का किरदार ही बदल गया है, क्योंकि वर्ष 2022 तक भारत चीन के बाद कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक था, लेकिन अब एक वर्ष के अंदर भारत रिफाइन तेल का बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है।
यानी निर्यातक, और यूरोप को तेल बेचने के मामले में तो उसने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल रूस पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से पश्चिमी देशों ने वहां से तेल खरीदना बंद कर दिया। इसकी वजह से यूरोप में ईंधन की किल्लत होने लगी और जरूरतें पूरा करने के लिए पश्चिमी देशों ने भारत की तरफ रुख किया। भारत भी इस स्थिति का पूरा फायदा उठाना जानता था। वो समझ रहा था कि किस तरह से उसको एक्सपोर्ट बढ़ाना है। और एक स्टडी के अनुसार अप्रैल 2022 के बाद से ही यूरोप के देशों ने भारत से बड़ी मात्रा में रिफाइन ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है, लेकिन इस दौरान उसने जितना कच्चा तेल यूरोप को बेचा है उससे कहीं ज्यादा रिफाइंड ऑयल भारत ने यूरोप को बेचा है। जंग शुरू होने से पहले भारत यूरोप को प्रतिदिन 1,54,000 बैरल रिफाइंड ऑयल बेचता था, लेकिन जंग शुरू होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 2 लाख बैरल रिफाइंड ऑयल पर प्रतिदिन तक पहुंच गया। और मई 2023 में यानी कि मौजूदा महीने में इस आंकड़े के बढ़कर 3,60,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने का अनुमान, यानी 3,60,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने का यह अनुमान इस महीने में। तो भारत ने किस तरह से एक्सपोर्ट की क्षमता बढ़ाई ये आपके सामने, और इसी वजह से यूरोपीय यूनियन को तकलीफ हो रही है। यूरोपीय यूनियन में जो देश हैं कुछ मौजूद, उनको तकलीफ हो रही है। दरअसल चीन, भारत, सिंगापुर और यूएई जैसे देशों को लॉन्ड्रोमैट कंट्री कहते हैं। लॉन्ड्रोमैट का अर्थ क्या होता है, इसको सरल भाषा में आप समझिए। लॉन्ड्रोमैट का अर्थ होता है वॉशिंग मशीन, यानी भारत उन देशों में शामिल है जो किसी वॉशिंग मशीन की तरह कच्चे तेल की गंदगी को साफ करते हैं और उसे इस्तेमाल के लायक बनाते हैं। दरअसल कच्चे तेल में कई तरह की गंदगी मिली होती है और उसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसलिए पहले कच्चे तेल को बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही रिफाइनिंग कहते हैं। रिफाइनिंग के दौरान कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, विमानों में इस्तेमाल होने वाले जेट फ्यूल और एलपीजी गैस जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान कच्चे तेल से मोम, ग्रीस, वैसलीन जेली, कोलतार और नेफ्ता जैसे दूसरे बायो प्रोडक्ट भी प्राप्त होते हैं। भारत में ऑयल रिफाइन करने की लागत काफी कम है, इसलिए यहां बीपीसीएल और आईओसीएल जैसी सरकारी कंपनियों के साथ रिलायंस और नायरा जैसी निजी कंपनियां भी बड़े पैमाने पर ऑयल रिफाइन करने का काम करती है। ये कंपनियां दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीद कर उसे रिफाइन करने के बाद यूरोप समेत दूसरे देशों को बेच देती है, और रूस से मिलने वाले सस्ते तेल की वजह से इन कंपनियों की लागत काफी कम हो गई और मुनाफा काफी बढ़ गया। यानी आज यूरोप और दूसरे पश्चिमी देश पेट्रोल, डीजल के लिए एक तरह से भारत पर निर्भर हैं और वो अपनी जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में रिफाइन हुए तेल से ही पूरा कर रहे हैं। इसलिए ये देश अगर भारत में रिफाइन होने वाले तेल पर प्रतिबंध लगाते भी हैं तो भारत से ज्यादा इन देशों का ही नुकसान होगा। हमको समझना होगा कि वो धमकी देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर वो किसी तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रयास करते हैं तो नुकसान उनका ज़्यादा होगा। क्योंकि आज अगर दुनिया के अंदर तेल की कीमत कम है, कच्चे तेल की कीमत कम है, उसकी वजह मुख्य ये है कि जो पूरे विश्व के अंदर जो है भारत और चीन भारी मात्रा में तेल को खरीद रहे हैं। भारत और चीन खरीद रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जो गैस की सप्लाई जो सिस्टम है उसके अंदर तेल की किल्लत नहीं है। इसलिए क्योंकि जो रूसी तेल जिस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया वो अब भारत, चीन, टर्की, अन्य देशों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जा रहा है, तो किल्लत नहीं। चूंकि तेल की किल्लत नहीं है तो तेल की कीमतें नरम है, और अगर ये भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं तो जाहिर है पूरी दुनिया में किल्लत हो जाएगी और तेल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत $120 पर बैरल हो जाएगी। किसकी अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी से जूझ रही है? यूरोप की। किसकी अर्थव्यवस्था मंदी से जूझ रही है? अमेरिका की। तो दिक्कत उन्हीं को ज्यादा होगी। लेकिन इसके बावजूद ईयू की विदेश नीति के प्रमुख भारत पर उंगली उठा रहे हैं, और इसलिए आज हम आपको रूस पर यूरोपीय यूनियन के डबल स्टैंडर्ड के बारे में और विस्तार से बताएंगे। क्योंकि जोसेफ बोरेल भले ही रूस से तेल खरीदने पर भारत को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज यूरोपीय यूनियन के ही कई देश खुद रूस से कई तरह के उत्पादों का जमकर आयात कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस का। ईयू ने पिछले वर्ष रूस से आने वाले कोयले और कच्चे तेल पर तो प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन गैस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। और आंकड़े ये बताते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले यानी वर्ष 2021 में जहां रूस ने यूरोप के देशों को 16 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई की थी, तो वहीं युद्ध शुरू होने के बाद यानी वर्ष 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 22 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया।
यानी एक तरफ तो यूरोप के ये देश रूस पर प्रतिबंध लगाने का नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो रूस से करीब 1.5 गुना ज्यादा गैस भी खरीद डाल रहे हैं। दूसरी बात हमको ये भी समझना होगा अच्छी तरीके से, जो यूरोप है आज की तारीख में भारी मात्रा में 2 गैस पाइपलाइन बनी हुई हैं जो रूस से लगातार 24 घंटे वो गैस की सप्लाई यूरोप को कर रही हैं, यूरोपियन यूनियन को कर रही हैं 24 घंटे आज भी, और वो उसको खरीद रहे हैं और भारी मात्रा में उसका भुगतान वो यूरो के अंदर रूस को कर रहे हैं। अच्छा, गैस हो या तेल हो, मॉलिक्यूल तो एक ही होता है ना, एटम तो एक ही है। आप रूसी खुद जो है रूसी गैस खरीद रहे हैं, 24 घंटे खरीद रहे हैं, और वहाँ से, और दूसरी तरफ भारत लेता है तो आपको आपत्ति होती है। भारत में रिफाइन होने के बाद वो पेट्रोल डीजल बन जाता है तो आपको आपत्ति होती है। इसके बाद नंबर आता है न्यूक्लियर इंडस्ट्री का। यूरोपीय यूनियन ने गैस की ही तरह न्यूक्लियर इंडस्ट्री पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। हंगरी और बुल्गारिया जैसे देश रूस के साथ मिलकर परमाणु ऊर्जा पर काम कर रहे हैं और रूस यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगा रहा है। केमिकल और फर्टिलाइजर्स के मामले में भी यूरोप के देश डबल स्टैंडर्ड किस तरह से दिखा रहे हैं ये भी साफ नजर आता है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने वर्ष 2022 में रूस से करीब $282 करोड़ की कीमत के केमिकल और फर्टिलाइजर्स का आयात किया, और ये वर्ष 2021 के मुकाबले 40% से भी ज्यादा है। यानी युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप के देशों ने रूस से 40% ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर खरीद डाले। डायमंड और दूसरे कीमती पत्थरों का भी यही हाल है, और यूरोपीय यूनियन ने इस वर्ष रूस से $152 करोड़ मूल्य के हीरे और दूसरे कीमती पत्थर भी खरीदे हैं। यानी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद भी यूरोप ने रूस से कारोबार बंद नहीं किया, बल्कि यहां उन्हें जरूरत पड़ी, जहां भी जरूरत पड़ी उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से यह कारोबार और बढ़ा लिया। लेकिन जब भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है तो इन देशों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जरूरी डोज देकर उनके इसी दर्द का इलाज कर रहे हैं। और इसलिए यह तस्वीर आपने देखी कि जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों के सामने साक्ष्य यानी तथ्य रखकर उनको यह बताया कि डबल स्टैंडर्ड ईयू की तरफ से है, भारत अपनी लाइन खुद तय करता है। Z News.